ओके, ताकि ड्यूरिंग द क्लास कोई भी बैकग्राउंड नॉइस ना आए। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट एल्गोरिथम। ओके, और आज हम लोग क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, नाउ ये जो एल्गोरिदम है ये अब एक बहुत ही ख़ास एल्गोरिदम है। इसके साथ जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि इसके जहाँ पर जो कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है वो इसके नाम से ही स्टार्ट हो जाता है कि इसका नाम है रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, लेकिन ये करता क्लासिफिकेशन है। ये चीज़ क्लियर है सब लोगों को? इसका नाम है रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लेकिन ये करता क्या है? ये करता क्लासिफिकेशन है। ओके, सो ऐसा है क्यों? अब पहले इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो बेसिकली टेक्निक यूज़ करता है क्लासिफिकेशन के लिए वो रिग्रेशन की टेक्निक यूज़ करता है। अब हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, सो हमारे पास काइंड ऑफ जो प्लॉट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं रैंडम, ओके, स्कैटर पॉइंट्स हैं, एंड देन इनके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते हैं, बेसिकली जो इन सब के बीच में मिनिमम एरर्स बनाते हुए यहाँ से पास करे। ओके, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में अब ये अगर इस लाइन को आप स्ट्रेच करेंगे यहाँ पर, तो ये बेसिकली जो लाइन है वो कहाँ जाती है? ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। इसकी जो लिमिट है इस लाइन की वो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक है। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है? बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक केस है, या फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। यहाँ पर जो बेसिकली वैल्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल फॉर्म में है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो 0 और 1 के बीच में। तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि कुछ वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर हैं, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो कुछ आपके पास फॉर एग्जांपल पॉइंट्स हैं जो 1 को इंडिकेट करते हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो 0 को इंडिकेट करते हैं। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पर इसका एक सेपरेशन बनाऊं यहाँ पे, तो ये जो मिड वैल्यू होगी इसकी ऑब्वियस वैल्यू क्या होगी? 0.5। ओके, इसको सेपरेट करते हुए यहाँ पर एक लाइन हम बना दें। ओके, सो अगर अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर एक बेस्ट फिट लाइन बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये एक बेस्ट फिट लाइन यहाँ पर बनाऊँ और यहाँ पर बेसिकली हम वैल्यूज़ का अगर प्रिडिक्शन करें क्योंकि ये रिग्रेशन टेक्निक को यूज़ करती है, तो अगर हम वैल्यूज़ का प्रिडिक्शन करें फिटेड लाइन के लिए, तो यहाँ पर बेसिकली 2 वैल्यूज़ से ज़्यादा फिट नहीं होंगी वैल्यूज़। और अगर बेसिकली कोई पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, इस वैल्यू के ऊपर आ जाता है, तो आप देखेंगे, या फिर थोड़ा सा और, अगर कोई जो पॉइंट है वो इस जगह पर आ जाता है, तो बेसिकली एक्चुअल पॉइंट जो है वो क्या शो कर रहा है? वो 1 शो कर रहा है। ओके, आउटपुट में क्या शो कर रहा है? येस या फिर ट्रू या फिर 1 शो कर रहा है। लेकिन प्रेडिक्शन में यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है? प्रेडिक्शन कहाँ आ रहा है? इस जोन में आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या है? 0.5 से नीचे का प्रेडिक्शन है, तो ये किस में चला जाएगा? 0 में चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम इसलिए क्या नहीं कर सकते? हम रिग्रेशन लाइन नहीं फिट कर सकते, क्योंकि वैल्यूज हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या है? 0 और 1 के बीच में है। तो हाउ अबाउट अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ पर बनाऊँ, तो यहाँ पर ये बेसिकली है क्या? अगर आपने स्टैटिस्टिक्स हाई स्कूल से अगर आपको याद हो,
तो इसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। ओके, सो इसका जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली सिमिलर ही है यहाँ पर। ओके, सो हमें बेसिकली यहाँ पर ये क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही है, लेकिन जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पर बेसिकली जो हमारी इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस वाई। ओके, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। सो इसको हम डिफाइन करते हैं 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी। सो अगर इस इक्वेशन को आप प्लॉट करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इसी तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, नाउ अब इसे रिग्रेशन क्यों कहते हैं? बेसिकली यहाँ पर जो ये जो रिस्पॉन्स प्लॉट होता है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है कि 0 है वैल्यू, जो आउटपुट है बेसिकली वो 0 है या फिर 1 है। क्लासिफाई कैसे करेगा 0 और 1 के बीच में? तो ये बेसिकली करता क्या है, जब ये यहाँ पर प्रेडिक्शन करेगा तो ये चेक करेगा कि वैल्यू इस थ्रेशोल्ड पॉइंट, ये थ्रेशोल्डिंग को यूज़ करता है। ओके, ये क्या है आपका थ्रेशोल्डिंग है। सो इस थ्रेशोल्ड पॉइंट 0.5 है, इससे वैल्यू नीचे है प्रेडिक्शन की या फिर ऊपर। ओके, अगर वैल्यू इस 0.5 से ऊपर है तो ऑब्वियसली ये किसको पॉइंट चला जाएगा, 1 को। अगर वैल्यू 0.5 से नीचे है तो बेसिकली किसको चला जाएगा, ये 0 कैटेगरी को चला जाएगा। सो क्योंकि हम यहाँ पर प्रेडिक्शन को यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ का प्रेडिक्शन जो होता है वो 0 और 1 के बीच का होता है, इसलिए यहाँ पर टेक्निक रिग्रेशन की यूज़ होती है। लेकिन ये काम क्या करता है, क्लासिफिकेशन का करता है। ये चीज़ क्लियर है? इस पॉइंट में तो किसी को कोई डाउट नहीं है? एनी क्वेश्चंस? So Mickey is yes, saying yes. Amit is okay. Great, great. So now इसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं थोड़ा सा कि ये प्रैक्टिकली किस तरह से काम करता है। ओके, सो ये मैथमेटिक्स आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसकी आपको इसकी मैथमेटिक्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके लिए फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस आपके लिए इस काम को परफॉर्म करेंगे एसक्यूएल के अंदर। ओके, 1 सेकेंड गाइस। ओके, सो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट lib.py plot as plt and import pandas as pd. So shift enter. Lib. ओके, सो अब हम यहाँ पर अपने डेटा सेट को रीड करेंगे। सो इंपोर्ट pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। डेटा डॉट हेड। ओके, सो डेटा सेट हमारा रीड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने
एक्स एंड वाई को यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को स्प्लिट करेंगे. सो डेटा अंडरस्कोर एक्स डेटा डॉट iloc टू कॉमा 3 डॉट values data underscore y is equal to data so this is fourth one. ओके नाउ अब हम करेंगे स्प्लिटिंग करेंगे डेटा की ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट के अंदर. सो फ्रॉम sklearn से मैं इंपोर्ट करूँगा मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन एंड यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट. ओके सो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट वाई अंडरस्कोर ट्रेन सॉरी वाई अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट. ओके सो ये हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स हो गए. अब यहाँ पर हम पास करेंगे अपने एक्स एंड वाई को. सो डेटा अंडरस्कोर एक्स डेटा अंडरस्कोर वाई देन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा टेस्ट अंडरस्कोर साइज is equal to 0.25 and random underscore state is equal to 0. So y is not defined, which okay data underscore y. Okay, so split is complete. Now अब हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड स्केलिंग परफॉर्म करेंगे यहाँ पर. सो फ्रॉम sklearn एंड प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करेंगे स्टैंडर्ड स्केलर को एंड स्टैंडर्ड स्केलर. यहाँ पर मैं x अंडरस्कोर ट्रेन और x अंडरस्कोर टेस्ट इनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे. सो सी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म और किसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रेन को. एंड देन सी डॉट ट्रांसफॉर्म x underscore test. So shift enter. ना अब हम अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को लगाएंगे. सो ये बेसिकली है किसका पार्ट ही, ये लीनियर मॉडल का ही पार्ट है. सो हम उसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn और यहाँ से मैं कॉल करूँगा लीनियर मॉडल को और यहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन को. ओके सो क्लासिफायर है ये हमारा और लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0 ताकि हमारा रिजल्ट मैच करे. एंड देन CLS डॉट फिट. सो x अंडरस्कोर train comma y underscore train
ये करेंगे हम, सो शिफ्ट एंटर। और मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पर इसको वाइपरेड को। सो वाइपरेड इज इक्वल टू cls डॉट predict। so x underscore test and y underscore pred। ओके, सो ये बेसिकली हमारे क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैच करने के लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कॉल करेंगे। सो फ्रॉम sklearn से मैं कॉल करूँगा मैट्रिक्स को, और यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को। ओके, सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, सो इसको बेसिकली क्या चाहिए, एक्चुअल वैल्यूज एंड, सो y अंडरस्कोर टेस्ट, एक्चुअल वैल्यूज है हमारी y अंडरस्कोर टेस्ट में, एंड देन y red, सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ में मिल जाएगा। तो ये है बेसिकली हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो हमारे पास कितने हैं, 89% एक्यूरेसी है हमारे पास यहाँ पर। और आप चेक करना चाहें तो लास्ट टाइम हमने यूज़ भी किया था। सो sklearn से मैं इंपोर्ट करूँगा अगेन मैट्रिक्स को, और यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे एक्यूरेसी स्कोर। ओके, सो इसको भी अगेन आपको क्या देना होगा, वी। ओके, सो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक्यूरेसी आ गई। नाउ अगर प्लॉट करना चाहें तो मैं लास्ट क्लास के कोड को यूज़ करूँगा। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने ये यूज़ किया था, यही कोड हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। लॉजिस्टिक, ओके, तो शिफ्ट एंटर, एंड ये हमारे पास यहाँ पर क्योंकि ये भी लीनियर है, सो सॉरी लॉजिस्टिक, सो ये आ गया बेसिकली हमारे पास यहाँ पर लॉजिस्टिक का ग्राफ। ओके, सो यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ यहाँ पर दो वेरिएबल चेंज करने होंगे, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। आपको आप यहाँ पर ट्रेनिंग का ग्राफ भी आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ओके गाइस, एनी क्वेश्चंस? ग्रेट, ओके। सो अभी तक मैंने जितना भी काम किया है वो सारा किया है किसके साथ, टेक्स्ट डेटा के साथ हम लोगों ने किया है। तो मैं आज आप लोगों को एक नई लाइब्रेरी और इंट्रोड्यूस करूंगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इमेजेस के डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। ओके, तो अभी तक हम जो भी डेटा यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो CSV से रिलेटेड है, और उसके अंदर भी जो भी डेटा है वो टेक्स्ट का है। सो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, ओपन CV।
ओके, सो ये हमारे पास एक पाइथन का लाइब्रेरी है जो कि कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस या फिर किसी भी तरह के इमेज डेटा या फिर वीडियो एनालिसिस के लिए अगर आपको यूज़ करना है, कैमरा रिलेटेड आपको कोई भी एप्लीकेशन बनाना है तो आप लोग इस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी बेसिकली अवेलेबल है 4 लैंग्वेजेस के साथ और इसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, सो ये बेसिकली ओरिजिनली इसको लॉन्च किया गया था C++ के साथ। सो ये ओपन सोर्स अवेलेबल है और इसको बनाया था इंटेल ने। सो इसको ओरिजिनली बनाया गया था C++ के साथ और लेटर इसको 3 और लैंग्वेजेस के अंदर रिलीज़ किया गया, C, जावा एंड पाइथन। ओके, सो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस देखे होंगे। वन ऑफ देम इज़, अगर आपने यू डिक्शनरी ऐप किसी ने यूज़ किया हो तो उसके अंदर एक फीचर होता है कि अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई फ्रेज समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई सेंटेंस अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, उसका सिर्फ फ़ोटो क्लिक करना होता है और वो अपने आप उसके अंदर से OCR कैरेक्टर रिकॉग्निशन करके फाइंड आउट करके और उसके अंदर से सेंटेंस भी फाइंड आउट करेगा और उसका मीनिंग भी आपको फाइंड आउट करके बताएगा। तो वहाँ पर हम ओपन CV को यूज़ करते हैं उस केस के अंदर। तो इसके साथ काम करने का जो बेनिफिट है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि बेसिकली अगर आपको इसके ऊपर काम करना है तो कोई नई लैंग्वेज सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जनरली किसी भी टूल के साथ काम करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको इन चारों में से कोई भी एक लैंग्वेज आती है, C++, जावा या फिर पाइथन में से, तो आप इस लाइब्रेरी के ऊपर काम कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले इसके इंस्टॉलेशन की बात, आप इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। सो पिप इंस्टॉल, वैसे तो आप मैं यहीं से करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो मैंने आपको क्लास 1 के अंदर बताया था। आपको स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर के अंदर जाना है और उसी तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। ओके, सो पिप इंस्टॉल OpenCV -Python। ओके, सो जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा OpenCV का, ये आपके कंप्यूटर के ऊपर उसे इंस्टॉल कर देगा। ओके, सो रिक्वायरमेंट इज़ ऑलरेडी सेटिस्फाइड क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एंड नेक्स्ट वन एक और आपको इंस्टॉल करना है, दैट इज़ OpenCV -contrib-python। ओके, सो ये 2 वर्जन बेसिकली इसके आते हैं। इसके अंदर आपको बेसिक लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। इसके अंदर कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स का बेसिकली माइक्रो वर्जन आपको मिलेगा जो ओपन सोर्स बेसिकली अवेलेबल नहीं है। काइंड ऑफ सिफ्ट हो गया, सर्फ एल्गोरिदम हो गई या फिर हार कैस्केडिंग हो गई, इस तरह के जो एल्गोरिदम है, या फिर डीलिब हो गया, इस तरह के एल्गोरिदम जो हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं लाइक सिफ्ट, सर्फ और हार कैस्केडिंग हैं जो अब कंपनीज का बेसिकली कॉपीराइट है उनके ऊपर, तो आप वो ओपन सोर्स एप्लीकेशंस के लिए अवेलेबल नहीं है या फिर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए वो अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली ये जो लाइब्रेरी है, कॉन्ट्रिब लाइब्रेरी OpenCV का, ये आपको ऑफ़र करता है उनका एक माइक्रो वर्जन। उनके ऊपर अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी अपने सिस्टम के ऊपर इसको यूज़ करने के लिए। एंड देन अगर आपको OpenCV को टेस्ट करना है, ओके, सो आपको सिंपल यहीं पर मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहीं पर आप सिंपल टाइप करेंगे import CV2। ओके, और शिफ्ट एंटर, और ये आपके लिए मॉड्यूल को यहाँ पर लोड कर देगा। तो OpenCV के जो मॉड्यूल है उसका नाम है CV2। ओके, सो OpenCV का वैसे मीनिंग है, OpenCV का जो फुल फॉर्म है दैट इज ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन। क्या है? ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन। और ये बेसिकली आज के टाइम पे काफ़ी नॉन टूल है और इनके अपने कोर्सेज भी चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन के ऊपर। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन बनाना है या फिर आपको कंप्यूटर विजन के अंदर काम करने का अगर शौक़ है
या फिर आपका फील्ड उसी से रिलेटेड है, लाइक रोबोटिक्स से रिलेटेड है या फिर IoT से रिलेटेड है, तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। ओके, लाइक व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम है, कार ट्रैकिंग सिस्टम है, इस तरह के जो एप्लीकेशन है, फेशियल रिकॉग्निशन है, इमोशन रिकॉग्निशन है, देन कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स है, यानी कि एक्टिविटी मैनेजमेंट, वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। सो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा यहाँ पर, ओके लेटर, ताकि आप लोग इसे लेटर जाकर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सको और यूज़ कर सको। सो बेसिकली ये करता क्या है, ये दोनों ही तरह के डेटा के ऊपर काम कर सकता है। ये वीडियो के ऊपर भी काम कर सकता है और ये किसके ऊपर काम कर सकता है, ये इमेजेस और वीडियो दोनों के ऊपर काम कर सकता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टेस्ट करने के लिए हम दो प्रोग्राम यहाँ पर लिखेंगे। एक तो हम यहाँ पर इमेज को रीड करके देखेंगे और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कैमरा को भी एक्सेस करके देखेंगे। ओके, आप लोग कैमरा कैसे एक्सेस करेंगे इसके थ्रू। सो मैं यहाँ पर बेसिकली एक वेरिएबल बनाऊंगा img, जिसके अंदर मैं अपने इमेज को रीड करूँगा। सो OpenCV बेसिकली करता क्या है, OpenCV कभी भी आपके ओरिजिनल इमेज को यूज़ नहीं करता या फिर ओरिजिनल डेटा को यूज़ नहीं करता। ये हमेशा उसका एक क्लोन बनाता है, उसकी एक कॉपी बनाता है, क्योंकि इमेज बेसिकली है क्या, इमेज एक मैट्रिक्स है। ओके, नंबर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप इमेज को देखें तो इमेज के अंदर कलर्स होते हैं और कलर हर कोई कलर जो है, एक एक कलर वैल्यू जो है वो इंडिकेट करती है एक एक पिक्सल को, और पिक्सल बेसिकली उसके इक्विवेलेंट एक कलर नंबर को इंडिकेट करता है। ओके, सो बेसिकली एक इमेज है कि आपके पास एक नंबर्स का बड़ा सा एरे है, उस एरे को आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। सो इमेज को रीड करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं cv2.imread फंक्शन को। ओके, imread, और उसके बाद आपको यहाँ पर सेम ही अप्रोच फॉलो करनी है। अगर जो सेम अप्रोच हमने यहाँ पर किसके लिए यूज़ की थी, अपने डेटा सेट को रीड करने के लिए यूज़ की थी, वही हम इमेज के लिए भी यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पर इमेज ले लेता हूँ। and location plus name basically. Okay, so यहाँ पर मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर अभी तक सिर्फ मैं अपनी इमेज को रीड कर रहा हूँ। सो शिफ्ट एंड एंटर, और ये मेरी इमेज जो है वो इस img वेरिएबल के अंदर, उसका एक क्लोन, उसकी एक कॉपी इसके अंदर आ गई है। तो अगर आप देखें img, अगर मैं इसको यहाँ पर चेक करूँ तो मेरे पास एक बड़ा सा एरे आ जाएगा यहाँ पर इमेज का। ओके, नाउ इसको अगर शो करना है तो आप किसके थ्रू, आप इस मैटप्लॉटलिब को भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। सो plt डॉट imshow फंक्शन हम यहाँ पर एक यूज़ करते हैं। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर कॉल करूँ इस img को एंड शिफ्ट एंटर, तो ये बेसिकली आपके लिए इमेज को यहाँ पर रीड करके दिखा देगा। ओके, लेकिन ये जो इमेज है वो बेसिकली ओरिजिनल इमेज नहीं है, ये उसका एक रिवर्स वर्जन है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इस इमेज को ओपन करूँ, ओरिजिनल इमेज को, ओके, सो और अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करें तो आपको दिखेगा इस कंपैरिजन के अंदर के यहाँ पर ये जो प्लांट है, बेसिकली कलर पैटर्न जो है वो चेंज हो चुके हैं। ये जो बेसिकली प्लांट है वो किसके अंदर, ब्लूइश टाइप के अंदर है, जबकि ओरिजिनल इमेज के अंदर जो प्लांट है वो पिंक कलर का है, पिंकिश शेड है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कलर चेक करें बटरफ्लाई के, बेसिकली बटरफ्लाई के विंग्स का, सो यहाँ पर क्या है, पर्पल शेड है, पर्पल ब्लैक शेड है, जबकि यहाँ पर क्या आ रही है, पिंक एंड पिंकिश शेड आ रही है हमारे पास। तो कलर बेसिकली यहाँ पर चेंज हो गया। तो ऐसा हुआ क्यों है, बेसिकली ऐसा हुआ इसलिए है कि यहाँ पर जो OpenCV रीड करता है कलर वैल्यूज़ को, वो रीड करता है BGR के फॉर्मेट में, ब्लू ग्रीन रेड। ओके, ये तीन हमारे पास एक RGB प्लेन होता है,
ओके। सो ब्लू ग्रीन रेड के फॉर्मेट में ये रीड करता है, लेकिन मैटप्लॉटलिब इसको सेव करता है किसके अंदर, आरजीबी के अंदर। आरजीबी का जो मैटप्लॉटलिब का जो फॉर्मेट है दैट इज़ आरजीबी, ओपनसीवी का फॉर्मेट है बीजीआर। तो आपको बेसिकली यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना होता है पहले। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक img2 वेरिएबल यूज़ करूँगा एंड cv2.cvt। ओके, cvt कलर फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना होता है कि बेसिकली आप किस इमेज को कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं img को कन्वर्ट करना चाहता हूँ और देन किस कलर फॉर्मेट में करना चाहते हैं। तो cv2.color, अगर मैं यहाँ पर टैब प्रेस करूँ तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर कलर पैटर्न है। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कलर अंडरस्कोर BGR2, इसके अंदर भी बहुत सारे कलर पैटर्न्स है हमारे पास। तो BGR2 RGB, ये कलर पैटर्न मैं यहाँ पर यूज़ करूँ। तो अब अगर मैं करूँ PLT.IMShow, ओके, सो img2, अब अगर देखेंगे तो अब आपको यहाँ पर ओरिजिनल इमेज मिलेगी। ओके, अगर आपको यहाँ पर इमेज के कंपोनेंट्स चाहिए सो आप बेसिकली यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, img2 ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। सो img.shape एट्रीब्यूट अगर आप कॉल करेंगे तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर इसके लेंथ एंड विड्थ, ओके, सो ये बेसिकली यहाँ पर इसकी हाइट कॉमा विड्थ और ये है इसकी डेप्थ इमेज की। तो डेप्थ बेसिकली मतलब क्या है कि इसके ऊपर 3 प्लेन है R, G एंड B। तो ये 3 एरे का कॉम्बिनेशन है, रेड ग्रीन एंड ब्लू के एरे का कॉम्बिनेशन है ये इमेज। ओके, तो ऑलवेज आप ज़्यादातर टाइम आपकी जो इमेज है उसका जो डेप्थ होगा वो आपको 3 ही मिलेगा। ओके, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास स्टैटिक आउटपुट आ रहा है। आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पर एक कंबाइन आउटपुट भी जनरेट कर सकते हैं सेपरेट फ्रेम के अंदर ओपनसीवी के थ्रू। आपको मैटप्लॉटलिब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। एक दूसरा तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से इस इमेज को दोबारा से लूँगा, कंट्रोल Z कंट्रोल C, देन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे cv2.imShow फंक्शन को। ओके, cv2.imShow इमेज को शो करने के लिए या फिर विजुअलाइज करने के लिए ओपनसीवी के अंदर एक सेपरेट फंक्शन है। तो यहाँ पर इसको 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं। बेसिकली आप पहले अपनी इमेज का नाम बताइए। सो लाइक मैं कर देता हूँ यहाँ पर ओरिजिनल इमेज, ओके, एंड देन किस मैट्रिक्स से आप इस इमेज को रिट्रीव कर रहे हैं। तो मैं img से कर रहा हूँ एंड देन cv2.wait की फंक्शन हम यूज़ करते हैं। वेट की बेसिकली यहाँ पर हमारे पास है टाइम का फैक्टर मैनेज करने के लिए। सो मैं यहाँ पर 0 दे देता हूँ एंड देन cv2.destroy all windows, ये हमारे पास है लास्ट फंक्शन यहाँ पर। ओके, सो शिफ्ट एंटर और ये आपकी इमेज यहाँ पर आ गई है रीड होके। ये अलग से फ्रेम के अंदर आएगी। अगर ऊपर यहाँ पर टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर वही फ्रेम का नेम मिलेगा जो आपने यहाँ पर मेंशन किया था। तो ये बेसिकली यहाँ पर कब तक रहेगी, जब तक मैं किसी भी की को प्रेस नहीं कर देता। अगर मैं किसी भी की को प्रेस करता हूँ तो ये क्लोज हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर है गाइस? एनी क्वेश्चंस? Any questions? Okay. Guys, किसी का माइक ऑन है प्लीज आप अपने माइक को ऑफ कर लीजिए। ओके, थैंक यू। नाउ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप यहाँ पर इसको 3 अलग अलग वेरिएशंस के अंदर इस इमेज को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसी इमेज का मैं ग्रे फॉर्मेट देखना चाहूँ, ओके, सो बेसिकली 1 डायमेंशनल इमेज फॉर्मेट अगर आप देखना चाहें तो मैं यहाँ पर img2 अगर कर लेता हूँ। सो cv2.cv
CVT कलर फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, CVT कलर। CVT का मतलब है बेसिकली कन्वर्ट कलर फंक्शन। ओके, सो मैं IMG को कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, किसके अंदर? एक ग्रे स्केल इमेज के अंदर। सो CV2 डॉट color underscore BGR to gray। ओके, सो यहाँ पर मैं सेम फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पर मेरे पास हो गई बेसिकली ग्रे स्केल इमेज। दिस इज IMG2, और अब की बार हमारे पास दो इमेज यहाँ पर जनरेट होंगी, शिफ्ट एंटर। सो ये हमारे पास कलर्ड फॉर्मेट और ये हमारे पास ग्रे स्केल फॉर्मेट है सेम इमेज का। ओके, सो नाउ अगर आप चेक करेंगे दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, एक तो बेसिकली विजुअलाइजेशन का डिफरेंस है, जो कलर पिक्सल है वो हमें पता चल गया कि ग्रे फॉर्मेट में आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बेसिकली हुआ क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर इसी IMG Ctrl+C Ctrl+V, ओके, तो मैं दोनों को अगर यहाँ पर प्रिंट कराऊँ, प्रिंट एंड प्रिंट IMG2 डॉट शेप। सो अगर मैं दोनों के शेप को अगर चेक करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर IMG1 यानी ओरिजिनल इमेज जो थी उसके अंदर डेप्थ थी, लेकिन यहाँ पर हमारी जो डेप्थ है वो ख़त्म हो गई है। तो आपकी जो इमेज है वो बेसिकली सिंगल डायमेंशन इमेज है, दैट्स वाई यहाँ पर कलर की वैल्यू नहीं है, और ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये एक सिंगल डायमेंशन इमेज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ओके, नाउ अब हम बेसिकली इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम करते क्यों हैं, ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ग्रीन ओरिजिनल इमेज पे RGB इमेज के अंदर अगर आप लगाने लगें, तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है 3 एरे का, 3 यहाँ पर मैट्रिक्स हैं, 3 एरे हैं, तो आपको एक ही कैलकुलेशन को 3 टाइम्स करना पड़ेगा। सेम कैलकुलेशन को आपको ब्लू के साथ भी करना होगा, ग्रीन के साथ भी करना होगा, रेड के साथ भी करना होगा, लेकिन अगर आप उसे सिंगल डायमेंशन के अंदर कर लेते हैं तो आपके पास अभी एक ही प्लेन रह जाता है हैंडल करने के लिए। ओके, तो आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है कॉन्टूर, आपको एज डिटेक्शन करना है, आपको OCR करना है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन करना है, तो उसके लिए बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको मल्टी डायमेंशनल से सिंगल डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, सो एक और एप्लीकेशन जो है दैट इज़, मैं यहाँ पर IMG3 ले लेता हूँ, तो आप यहाँ पर बेसिकली क्या थ्रेशोल्डिंग भी कर सकते हैं इमेज की, आप बाइनरी इमेज जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर। सो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं CV2 डॉट थ्रेशोल्ड फंक्शन को। ओके, सो थ्रेशोल्ड के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए यहाँ पर कुछ अगर मैं यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग चेक करूँ तो सबसे पहले आपको सोर्स चाहिए, देन थ्रेश वैल्यू चाहिए, मैक्स वैल्यू, एंड देन टाइप, किस टाइप के अंदर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके, सो आप डायरेक्टली IMG यानी RGB इमेज से डायरेक्टली आप थ्रेशोल्डिंग नहीं कर सकते, आपको पहले ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ओके, सो मैं यहाँ पर सोर्स लूँगा IMG2 को, देन उसके बाद हम लेते हैं थ्रेशोल्डिंग वैल्यू। सो हमारे पास जो कलर रेंज होती है वो 0 to 255 होती है, तो 8 बिट का कलर रेंज होता है हमारा। ओके, सो इसको मैं कन्वर्ट अगर मैं वैल्यूज़ देखूँ तो कितनी होती है, 2 to the power 8 यानी 0 to 255। सो इसका मिड पॉइंट हमारा 126 127 बैठेगा, तो इसको मैं ले लेता हूँ। देन मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी 255, एंड देन किस फॉर्मेट में आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके, सो मैं कर लेता हूँ CV2 डॉट ओके थ्रेश बाइनरी के अंदर CV2 बाइनरी इमेज। ओके, सो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर IMG3। सो शिफ्ट एंटर,
1 second. Sketch. ओके, सो इनका कहना है बेसिकली मैट इज़ नॉट अ न्यूमेरिकल टपल. यस, ये बेसिकली यहाँ पर दो वैल्यूज़ रिटर्न करता है, तो मुझे एक और वेरिएबल यहाँ पर लेना होगा RET, और let's try one more time. Shift enter, or this time hope you will get three images. Okay, so ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास RGB, ग्रे स्केल एंड देन बाइनरी फॉर्मेट. ओके, सो बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट के अंदर हमारे पास इमेजेस क्या होती हैं, पिक्सल वैल्यूज़ क्या होती हैं 0 और 1 के फॉर्मेट में. ये प्योर ब्लैक एंड वाइट इमेज है. ओके, यहाँ पर या तो पिक्सल की वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी, इधर 0 और 255. ओके, नाउ यहाँ पर बेसिकली आउटपुट जनरेट करने का एक और तरीका भी है. अगर आप यहाँ पर हमारे पास तीनों इमेजेस एक साथ आ रही हैं, लेकिन अगर आपको एक साथ आउटपुट नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वेट की फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, और ये आपके सामने एक एक करके आउटपुट जनरेट करेगा. ओके, सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ शिफ्ट एंटर, तो आपके पास पहले फर्स्ट इमेज का आउटपुट आएगा, देन सेकंड इमेज सेकंड एंटर पे, एंड देन थर्ड एंटर पे थर्ड आउटपुट. Clear, guys? Any questions? Great. ओके, नाउ एक छोटा सा प्रोग्राम और लिखते हैं अपने कैमरा को टेस्ट करने के लिए. ओके, सो एक्चुअली OpenCV से आप अपने कैमरा को भी एक्सेस कर सकते हैं. सो कैमरा इज़ अ रियल हार्डवेयर. इमेज क्या है, इमेज तो आपके कंप्यूटर के ऊपर रन होने वाला बेसिकली डेटा है. सो यहाँ पर इमेजेस के केस में क्या होता है, सब कुछ वर्चुअली चल रहा है, लेकिन कैमरा इज़ अ रियल हार्डवेयर. ओके, सो अगर आप एक रियल हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो रियल हार्डवेयर है वो किसी ना किसी पोर्ट के साथ कनेक्टेड होगा. ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको उसी पोर्ट को ग्रैब करना होता है. तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं CV2 डॉट वीडियो कैप्चर फंक्शन. ओके, एंड देन इसके अंदर आपको इनिशियलाइज करना होता है कैमरा का ID. सो 0 बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके कैमरा का जो ID होगा दैट इज़ 0. और ये उसके बाद हम यहाँ पर एक कैप नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ओके, नाउ अब इमेज जो है वो क्या है बेसिकली, वो है आपका डायनेमिक, सॉरी स्टैटिक आउटपुट. लेकिन कैमरा क्या जनरेट करेगा, डायनेमिक आउटपुट. तो इसलिए इसको आपको रखना होगा किसके अंदर, लूप के अंदर, और वो भी कैसा, वाइल ट्रू. ओके, इनफाइनाइट लूप के अंदर. सो अब यहाँ पर हम कैप ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे. सो मैं कॉल करूँगा कैप डॉट रीड फंक्शन को, और इसका जो आउटपुट है वो बेसिकली दो वैल्यूज़ रिटर्न करता है. फर्स्ट वन इज RET एंड देन फ्रेम वैल्यू. फ्रेम के अंदर होता है हमारे एक्चुअल कैमरा का आउटपुट. ओके, सो वंस यू गेट दिस, तो आप अपने कैमरा के आउटपुट को यहाँ पर शो कर सकते हैं. CV2 डॉट IM show और कैमरा एंड देन फ्रेम. सो क्योंकि हम यहाँ पर क्या है, एक इनफाइनाइट लूप के अंदर है, तो हमें यहाँ पर एक बेसिकली कंडीशन लगानी होगी कि कब हम इस लूप को ब्रेक करेंगे. तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा CV2 डॉट वेट की को अगेन. इफ़ CV2 डॉट वेट की इज इक्वल टू लाइक सपोज 27,
सो अगर आपको 27 मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम इसे ब्रेक कर देंगे। ओके, ब्रेक। और ये ब्रेक होने के बाद क्या करेगा, सबसे पहले पोर्ट को रिलीज करेगा, cap dot release, and then cv2 dot destroy all windows. Okay, so shift enter. It's not responding. Let me check. ओके यस, यहाँ पर मैंने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है और ये 0 नहीं होगा, आपकी बार ये 1 होगा, या फिर कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते हैं, डजंट मैटर। So let's try one more time, shift enter. Okay, so import cv2, shift enter. Okay, so hi guys, I hope आप लोगों को कैमरा का आउटपुट जो है वो विजुअलाइज है। ओके, और ये बेसिकली आउटपुट कब तक रहेगा, यहाँ पर एक कुछ चीज़ें आप लोगों को ओपन सीवी के साथ ध्यान में रखनी है। जब भी आप कैमरा एक्सेस करेंगे, प्लीज़ डो नॉट ट्राई दिस। इसे कभी भी यहाँ से क्लोज करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये क्लोज नहीं होगा। ओके, क्यों क्लोज नहीं होगा, कोई आंसर करना चाहेगा? क्लोज फंक्शन एक्टिवेट नहीं किया होगा शायद। क्लोज फंक्शन नहीं, हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है क्लोज। इफ cv2 डॉट वेट की इज इक्वल टू 27 जब तक नहीं होगा, ये वैल्यू नहीं मिलेगी, तब तक ये ब्रेक नहीं होगा लूप। तो ये 27 है क्या बेसिकली? नहीं, इनफाइनाइट लूप तो वाइल ट्रू है ना, इनफाइनाइट लूप तो वाइल ट्रू है। मैं ये पूछ रहा हूँ ये 27 क्या है? SEC, what is this SEC? Time? No, it's not time actually. Okay, time तो basically ये है। Okay, so this is basically ये ASCII कोड है किसका? एस्केप की का। एस्केप की का ये ASCII कोड है। तो दो बड़े फेमस से ASCII कोड हैं जो यूज़ करते हैं। एक है हमारा 27 जो यूज़ करते हैं हम एस्केप के लिए, और एक है 13 जो यूज़ करते हैं एंटर के लिए। ओके, सो आप लोगों को ASCII टेबल के बारे में पता होगा, एक बहुत बड़ी ASCII टेबल है, हर की से रिलेटेड एक ASCII कोड होता है। ओके, सो अगर मैं एस्केप प्रेस करूं तो मेरा आउटपुट यहाँ पर क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली तब तक वेट करेगा जब तक आप यहाँ पर एस्केप को प्रेस नहीं कर देते। ओके, सो अगर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए बेसिकली मुझे किसी और की को बेसिकली लगाना है यहाँ पर, तो मुझे
उसका आस्की कोड पता होना चाहिए, और आस्की के कोड का जो टेबल है वो बहुत बड़ा है, आपको हर बार चेक करना होगा और उसे याद रखना पॉसिबल भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने एक ORD फंक्शन दिया हुआ है। इस ORD फंक्शन के अंदर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे Q को यूज़ करना है इस बेसिकली लूप को टर्मिनेट करने के लिए या फिर ब्रेक करने के लिए। ओके तो आप यहाँ पर Q डिफाइन कर सकते हैं, और नॉट इवन स्मॉल q, आप कैपिटल Q भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ओके सो इट्स टोटली अप टू योर चॉइस। सो नाउ अब ये है क्या, बेसिकली ये 1 क्या है यहाँ पर, ये है टाइम का फैक्टर है, दैट इज़ 1 मिली सेकेंड। हर 1 मिली सेकेंड पर ये चेक करेगा कि Q प्रेस हुआ या नहीं हुआ। हर 1 मिली सेकेंड के ऊपर ये क्या चेक करेगा, यहाँ पर Q प्रेस हुआ या नहीं हुआ। तो Q प्रेस हुआ नहीं हुआ, तो जब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही Q आप प्रेस करोगे, ब्रेक कर दो, कैमरा का जो पोर्ट है उसे रिलीज़ कर दो, एंड देन जो भी विंडो ओपन है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो। ये इसका कंप्लीट मीनिंग है यहाँ पर। ओके, एनी क्वेश्चंस गाइस? नो ना, एक छोटा सा यहाँ पर एक्सरसाइज करके हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे मैं इस इमेज के, फॉर एग्जांपल ये इमेज मैंने यहाँ पर लिया है, अगर मैं इसके तीनों प्लेन्स को सेपरेट करूँ, यानी RGB को अगर मैं सेपरेट करके निकालूँ तीनों कलर प्लेन को, तो वो कैसे दिखेंगे। ओके सो मैं यहाँ से इसी इमेज को ले लेता हूँ। इंपोर्ट CV2, ये मैंने यहाँ पर इस इमेज को लिया। देन अब अगर आपको तीनों प्लेन्स को स्प्लिट करना है तो बेसिकली इन तीनों एरे को भी स्प्लिट करना होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं CV2 डॉट स्प्लिट फंक्शन को। स्प्लिट यहाँ पर एक फंक्शन है, सो इसके अंदर आप इमेज का एरे यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, एंड देन मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ किसके अंदर, B, G एंड R के अंदर। तो ब्लू, ग्रीन एंड रेड है मेरे पास यहाँ पर। ओके एंड देन आप यहाँ पर बेसिकली सेम CV2 IM शो को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ओके सो यहाँ पर IMG के अंदर मेरे पास ओरिजिनल इमेज है, देन यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा क्या, मैं कर देता हूँ लाइक ब्लू, ग्रीन, एंड रेड। Destroy all windows. Okay, so let's try. So shift enter. So ये मेरी ओरिजिनल इमेज है, देन ये है ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ये हमारे तीनों प्लेन्स के आउटपुट है। ओके बट अब ये ऑब्वियस सा क्वेश्चन सब लोगों को उठ रहा होगा यहाँ पर कि ये कैसा ब्लू, ग्रीन, रेड है, यहाँ पर तो कलर ही नहीं है, ये तो सारा ग्रे फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। सो कोई मुझे बताएगा यहाँ पर कलर क्यों नहीं है, कहाँ गए सारे इमेज के कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू? एनीवन वांट्स टू ट्राई? यस, डेप्थ नहीं है यहाँ पर। परफेक्ट, सटीक एकदम आंसर है। यहाँ पर डेप्थ नहीं है क्योंकि इनके अंदर अगर आप इनको सिंगल डायमेंशन में देखेंगे
तो ये आपको ग्रे शेड के अंदर ही दिखाई देंगे। जबकि अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर सिंपल सा एक चीज़ में करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन होता है cv2 डॉट मर्ज। ओके, अगर मैं मर्ज फंक्शन को यूज़ करूँ और यहाँ पर मैं दोबारा से रख देता हूँ b, g, r को। ओके, तो मुझे यहाँ पर मर्ज्ड आउटपुट दोबारा से मिल जाएगा। ओके, सो C Ctrl V and merged। ओके, सो अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ शिफ्ट एंटर, सो ये हमारा ओरिजिनल रेड ग्रीन ब्लू एंड वापस अगर आप इसको मर्ज कर देंगे तो फिर से आपको यहाँ पर ओरिजिनल इमेज मिल जाएगी। ओके, तो बेसिकली अगर आप इन तीनों प्लेन्स को सेपरेट करते हैं तो इंडिविजुअली इनका कोई कलर कंपोनेंट नहीं है। ये सिर्फ कलर तभी प्रोड्यूस करते हैं जब ये तीनों साथ में होते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पर एक प्लेन के अंदर सिर्फ रेड या फिर सारे कलर कंपोनेंट्स अलग अलग चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अगर इस ब्लू प्लेन को ज़ीरो कर दूँ, ग्रीन प्लेन को ज़ीरो कर दूँ, तो सिर्फ मेरे पास क्या रह जाएगा, रेड यहाँ पर रह जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पर इस B और G को ज़ीरो करना है तो इसका एक सिंपल सा टेक्निक है। अगर आपको किसी भी नंबर को ज़ीरो करना है तो उसके दो सिंपल से टेक्निक हैं। या तो आप उसी नंबर को उसी में से माइनस कर दीजिए, B माइनस बी और G माइनस जी अगर मैं कर दूं तो क्या रह जाएगा, मेरे पास सिर्फ रेड रह जाएगा। शिफ्ट एंटर, तो ग्रीन ब्लू, और लास्ट वन आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको रेड कलर के पिक्सल्स मिलेंगे पूरी इमेज के अंदर। अब की बार हमने क्या किया, सारे रेड कलर्स के जो पिक्सल्स हैं वो सेपरेट करके निकाल लिए। और दूसरा टेक्निक क्या है यहाँ पर, अगर मैं इस b की वैल्यू को ज़ीरो करना चाहूँ तो और किस तरीके से कर सकता हूँ। कोई ट्राई करना चाहेगा? अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो रखूँगा तो देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं क्या होगा। क्या हुआ, नीचे अगर आप देखोगे तो एरर आ गई। सो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर, ये एक सिंगल वैल्यू है, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स नहीं है, जबकि G क्या है, पूरा का पूरा मैट्रिक्स है। और यहाँ पर बेसिकली डायमेंशन ही पूरी की पूरी चेंज हो गई, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, एरर आ गया। तो यूज़ करना ज़ीरो को ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ। अगर मैं B की मल्टीप्लाई कर दूँ ज़ीरो के साथ तो भी ये ज़ीरो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, मल्टीप्लाई विद ज़ीरो। यस और नो? तो अब भी आपको यहाँ पर सेम ही आउटपुट मिलेगा। सो ये आपका ओरिजिनल रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ पर आपके पास फाइनली मर्ज्ड आउटपुट आ गया। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ एंड देन मल्टीप्लाई विद ज़ीरो, तो अब की बार मुझे क्या मिलेगा, सारे ग्रीन कलर पिक्सल्स मिल जाएंगे। क्लियर है गाइस? ओके देन, तो कुछ एप्लीकेशंस आगे OCR वगैरह हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड, ऑब्जेक्ट OCR, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एज डिटेक्शन।
कैमरा रिलेटेड एप्लीकेशंस भी हम लोग बनाएंगे. सो दैट्स वाई मैंने ओपन सी आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर. सो आज के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग सेशन एंड करेंगे. ओके, लास्ट क्लास का वीडियो, यस हाँ हो रह गया, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी. ओके, टुमारो विच टॉपिक विल बी कवर्ड. सो कल हम लोग मे बी शायद बात करें डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर या फिर नईव बेस के ऊपर. दोनों में से कोई एक टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे. Okay then. Good night everyone. See you tomorrow guys. Good night.